रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा होता है, तभी कहीं किसी गली के अंत में एक अनजान और रहस्यमय कैफे प्रकट होता है, द माया कैफे। यह कोई साधारण कैफे नहीं है। कहा जाता है कि यह कैफे सिर्फ आधी रात के समय प्रकट होता है और सूरज की पहली किरण के साथ गायब हो जाता है। लेकिन इस कैफे में सिर्फ वो लोग आते हैं जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की उलझन का सामना कर रहे होते हैं। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक धीमी हवा ने शहर की शांत सड़कों को छू लिया और तभी वो गली जिसने शायद ही कभी किसी का ध्यान खींचा हो, अचानक एक अजीब सी रौनक से भर गई। गली के अंत में वह कैफे खड़ा था जिसके दरवाजे पर एक रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी, लेडी ज़ारा। आपका स्वागत है, उसने धीरी आवाज में कहा, जैसे वो जानती हो कि कौन आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ बाय सबिता में। मैं हूँ सबिता और मुझे कहानियाँ पढ़ने और लिखने का बहुत शौक है। यहाँ हम हर तरह की कहानियाँ लेकर आते हैं, रोमांचक, सस्पेंस से भरी, दिल को छू लेने वाली और कभी कभी हंसाने वाली भी। तो चलिए आज की इस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। मीरा एक युवा लड़की जो अपनी जिंदगी के कई सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, उस गली से गुजरते हुए अचानक कैफे के सामने आ खड़ी हुई। मीरा को नहीं पता था कि वह इस जगह पर कैसे आई। उसके कदम खुद ब खुद इस ओर बढ़ गए थे। दिल में बेचैनी थी और दिमाग में सैकड़ों सवाल। यह कैफे यहाँ पहले कभी नहीं देखा, उसने सोचा। मीरा की जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा था। वह एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने कहीं खो गए थे। वह अपनी नौकरी से नाखुश थी, अपने बीते रिश्ते से भी दुखी। उसे एक बार फिर वही पुरानी यादें सताने लगी। आदित्य, उसका पहला प्यार, एक संगीतकार जिसने कभी मीरा के दिल में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी से चला गया। मीरा ने हमेशा यह मान लिया था कि उनका रिश्ता किसी न किसी वजह से टूट गया, पर आज इस कैफे में आने के बाद उसे लगने लगा कि शायद वह सच्चाई से भाग रही थी। कैफे में कदम रखते ही मीरा ने एक अजीब सी शांति महसूस की। कैफे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी और हर तस्वीर एक अलग कहानी छुपाई हुई थी। कैफे के अंदर बैठे लोग भी कुछ खास लग रहे थे। कुछ देर बाद कैफे में और लोग आने लगे। उसमें से पहला था राजीव, एक सफल लेकिन बेहद अकेला बिजनेसमैन। वह ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई रिश्ता सच्चा नहीं था। उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं रह गया था। फिर आई नेहा, एक अकेली माँ जो अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी नहीं दे पाने के अपराध बोध में डूबी हुई थी। उसे हमेशा यह डर सताता था कि वह अपने माता पिता की गलतियों को दोहरा तो नहीं रही। अंत में आया कबीर, एक कलाकार जिसने अपनी पत्नी की मौत के बाद अपनी कला में दिलचस्पी खो दी थी। वह गहरे शौक में डूबा हुआ था और हर कोशिश के बावजूद अपने जीवन में फिर से रंग भरने में नाकाम रहता था। लेडी ज़ारा, जो कैफे की रक्षक और मार्गदर्शक थी, हर किसी को एक अलग ही दृष्टिकोण से देख रही थी। उसे मालूम था कि इन सभी के जीवन में कुछ ऐसा था जिसे वह बचना चाह रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, कैफे का माहौल और भी रहस्यमयी होता गया। लेडी ज़ारा ने सभी से कहा, यह कैफे सिर्फ एक जगह नहीं है, यह आपके अंदर की उन भावनाओं का दर्पण है जिससे आप भागते आ रहे हैं। यहाँ आपको अपनी सबसे बड़ी सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। और तभी कैफे की दीवारें बदलने लगी। हर कमरे में एक नया दृश्य प्रकट हुआ, जो वहां बैठे हर व्यक्ति की जिंदगी के सबसे कठिन क्षणों का प्रतीक था। मीरा अचानक खुद को उस दिन के सामने पाती है जब उसने आखिरी बार आदित्य को देखा था। वह वही अंतिम बातचीत फिर से जी रही थी और अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने उस रिश्ते को क्यों खत्म होने दिया था। उसकी अपनी भावनाएं और डर उसे रोक रहे थे। राजीव एक बड़े और आलीशान मकान में खड़ा था, जो उसकी सफलता का प्रतीक था,
लेकिन यह सब कुछ खाली लग रहा था। वो सब कुछ था, लेकिन कोई सच्चा रिश्ता नहीं था जिससे वह दिल से जुड़ा हो। नेहा अपने बचपन में लौट आई, जहां उसके माता पिता ने उसे हमेशा दबाव में रखा था। उसने जो भी किया वह उनके मापदंडों को पूरा करने के लिए किया, और अब उसे डर था कि वह वही दबाव अपने बच्चे पर डाल रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी को कैफे के शीशों में देखा। उसकी पत्नी उसे कह रही थी कि वह अपनी मृत्यु के लिए खुद को दोषी ना ठहराए, लेकिन कबीर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मीरा के लिए ये रात सिर्फ एक कैफे में बिताई गई रात नहीं थी, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। कैफे के अंदर उसे अपने पुराने खत मिले, जिन्हें उसने कभी आदित्य को नहीं भेजा था। इन खतों में वह सब कुछ लिखा था जो वो कभी कह नहीं पाई। लेडी ज़ारा ने मीरा से कहा, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ अनकहा है। क्या तुम अब भी इससे भागोगी या तुम इसका सामना करोगी? मीरा जानती थी कि अब वह अपनी भावनाओं से भाग नहीं सकती। उसे आदित्य से संपर्क करना होगा, उसे सच बताना होगा और देखना होगा कि उनके बीच क्या बचा है। राजीव अपने छोटे भाई से मिला, जिसने उसे सफलता की सीढ़ी चढ़ने के दौरान पीछे छोड़ दिया था। वह अपने रिश्तों को फिर से जोड़ने का फैसला करता है, यह समझते हुए कि असली सफलता उन लोगों के साथ जुड़ी होती है जिनसे हम प्यार करते हैं। नेहा अपने बचपन के सपने को देखती है, जहां वह एक खुशहाल और स्वच्छंद लड़की थी। वह अब समझती है कि उसे अपने बच्चे को वह आज़ादी देनी है जो उसे खुद कभी नहीं मिली। वह अपने बेटे को प्यार और विश्वास के साथ पालने का फैसला करती है। कबीर ने अपनी पत्नी की मृत्यु का सच स्वीकार कर लिया। वह जानता है कि उसकी कला ही उसकी सच्ची अभिव्यक्ति है, और अब वह अपनी कला के जरिए अपनी पत्नी की यादों को जिंदा रखेगा, ना कि खुद को उनके दर्द में घुलने देगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण कैफे के अंदर आई, कैफे धीरे धीरे गायब होने लगा। लेडी ज़ारा ने कहा, यह कैफे सिर्फ एक रात के लिए था, लेकिन जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं वह हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। मीरा, राजीव, नेहा और कबीर कैफे से बाहर निकले। उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनके सामने अब एक नए फैसले थे जो उन्हें लेने थे। कुछ ही पलों में कैफे पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। लेकिन उन सभी के दिलों में एक नई शुरुआत का बीज बो चुका था। मीरा ने आदित्य को मैसेज किया, यह जानकर कि अब वह सच का सामना करने के लिए तैयार है। राजीव ने अपने भाई से फिर से रिश्ता जोड़ लिया। नेहा ने अपने बेटे को एक नई तरह से पालने का फैसला किया, और कबीर ने अपनी पत्नी की यादों को अपनी कला में हमेशा के लिए अमर करने का निश्चय किया। और शायद द माया कैफे कोई जगह नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा क्षण था जब हमें खुद का सामना करना होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और अपने अंदर की कहानियों को जिंदा रखिए। धन्यवाद।